सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम भूगोल का चौथा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए पाठ का परिचय देखिए। कृषि एवं पशुपालन, कृषि के प्रकार, भारत में कृषि का विकास, कृषि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्व, भारत की प्रमुख फसलें, कृषि में क्षेत्रीय अध्ययन। तो कृषि क्या होता है देखिए, कृषि के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। देखो, कृषि भूमि को जोतने और बोने की कला तथा उससे फसलें उगाने के विज्ञान को कहा जाता है। जो भी मतलब फसलें हैं आपकी भूमि में, जो भी आपका कृषि खेती के कार्य होते हैं, फसलें उगाने उत्पादन के कार्य जो भी होते हैं, ये सब कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ तक कि पशुपालन, मत्स्य ग्रहण कार्य भी, बागान लगाना, रेशम की खेती, ये सभी, मुर्गी पालन, ये सभी कृषि के ही अंग है। ठीक है। प्राचीन सभ्यताओं का जन्म नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि देखो कोई भी सभ्यता है वो वहीं पर बसती है जहां पर पानी की आपूर्ति पूरी हो सके। मतलब कृषि किससे होगी? पानी से होगी। और ज्यादातर जो सभ्यता होती थी वो नदी के आसपास, नदी की घाटियों में बसती थी, ताकि वो अपना मतलब जीवन की सारी सुख सुविधाएं वहां से प्राप्त कर सके, क्योंकि पानी ही जीवन है, पानी नहीं है तो जीवन नहीं। इसलिए प्राचीन सभ्यताएं जो थी, उनका जन्म नदी घाटियों में ही हुआ था। ठीक है। कृषि जहाँ जनशक्ति का पेट भरती है, कच्चा माल भी हमें कृषि से प्राप्त होता है, जिससे हम बड़े बड़े औद्योगिक कार्य कर लेते हैं। ठीक है, उसे समृद्ध करते हैं। ठीक। औद्योगिक ढांचे की समृद्धि एवं विकास कृषि पर ही निर्भर करता है। ठीक है। प्राचीन काल में कृषि मात्र निर्वाह का साधन था। ठीक है। वर्तमान में यह यंत्रीकृत होकर उद्योग का स्वरूप ग्रहण करती है। ठीक। अब आ जाइए, कृषि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्व। नंबर 1, जलवायु। जलवायु का कृषि उपजों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु, वर्षा, तापमान, ये सब क्या है? मौसम। ये सभी मौसम संबंधी चीजें जो होती हैं, हर एक, कई प्रकार की फसलें मौसम के अनुसार बोई जाती हैं। तो जलवायु क्या है? जलवायु का कृषि उपज पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, गर्म जलवायु में चावल, चाय, जूट, कपास उगाई जाती है, जबकि ठंडी जलवायु में गेहूं, रेशम, फलों का उत्पादन होता है। ठीक है। तो इस तरह से वर्षा की मात्रा भी कृषि पर क्या है? विशेष प्रभाव डालती है। दूसरा क्या है? मृदा। मृदा देखिए, मृदा यानी मिट्टी। मृदा कृषि का आधार होती है। कृषि जो होती है मिट्टी पर, कृषि का कार्य जो होती है, कृषि क्रियाकलाप, वो मिट्टी पर ही होती है, मृदा पर होती है। तो कई प्रकार की मिट्टियां जो होती है अलग अलग फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। मिट्टी की प्रकृति एवं उर्वरता ही फसलों के क्रम को निश्चित करती है। जलोढ़ मिट्टी में चावल, जूट, दोमट मिट्टी में गेहूं, तिलहन तथा गन्ना, जबकि काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो मिट्टी का एक प्रकार है, इसमें चावल, जूट, ठीक है, चावल और जूट उगाया जाता है फसलें। दोमट में गेहूं, तिलहन, गन्ना आदि, और काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की उगाई होती है। और पर्वतीय ढालू भूमि में चाय के बाग लगाए जाते हैं। जो पर्वतीय ढालू भूमि होती है ना, सीढ़ी नुमा जो पर्वतीय ढालू, वहां पर क्या होती है? चाय के जो चाय पत्ती का जो कृषि होती है, वहां पर वो बाग लगे होते हैं पर्वतीय ढालू भूमि में। ठीक है। तीसरा जी, धरातल। धरातल की रचना भी कृषि व्यवसाय पर विशेष प्रभाव डालती है। देखिए, पर्वतीय जो ढालू भागों में सीढ़ीदार खेत बनाकर उसमें गेहूं, चावल, मक्का, आलू, चाय की खेती होती है, जबकि मैदानी भागों में, जो मैदानी होते हैं वो समतल होते हैं, वहां पर गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन की खेती होती है। पठारी भूमि में कहवा उगाने के लिए अनुकूल होती है। जो क्या है? पेय पदार्थ होता है कहवा। उर्वरा शक्ति देख लिए, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो उर्वरक क्षमता से पूर्ण जो भूमि होती है, उसमें साल में 3-3 बार हम काम ले सकते हैं, 3-3 बार उसमें फसलें उगाई जाती है, जबकि कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में केवल एक बार ही फसल उगाई जाती है। 5वें नंबर पर अन्य कारक देखे, कृषि उपजों का विपणन, परिवहन की सुलभता, पूंजी की सुलभता, कुशल परंपरागत एवं सरकारी नीतियों आदि के आधार पर कृषि व्यवसाय ये क्या है? प्रभावित होता है। कृषि अच्छे से क्या होता है? सारे क्रियाकलाप कृषि के सही और अच्छे से हो जाते हैं इन सभी सुविधाओं के अनुसार। तो ये सभी क्या है? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। ये सभी सुविधाएं जो होती है, ये सभी चीजें जो होती हैं आपके, जब आपके पास जलवायु, मृदा, धरातल, उर्वरक शक्ति, अन्य कारक सब अच्छे से सुलभ होंगे तो आपकी कृषि तेजी से बढ़ेगी। ठीक है। अब आ जाइए कृषि के प्रकार।
देखिए बच्चों, कृषि के प्रकार, वैसे तो कृषि के अनेक प्रकार हैं। कृषि इन प्रकारों का चयन भौगोलिक दशाओं के अनुरूप ही किया जाता है। आइए दृष्टिपात करें कि विश्व के कृषक किन किन विधियों को अपनाकर कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से कृषि के जो प्रकार है भौगोलिक दशाओं के आधार पर बांटी गई है। नंबर 1, स्थानांतरण कृषि। देखिए, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। यह कृषि भूमि जो होती है वन घास झाड़ियों को काटकर या जलाकर प्राप्त की जाती है, फिर इस पर कृषि की जाती है। मतलब जिस स्थान पर कृषि करना होता है, स्थानांतरण कृषि क्या होते हैं, वहां पर जो भी झाड़ी बचती है उनको काटकर जलाकर जो भूमि मिलती है उस पर फसल कृषि का कार्य होता है। फसलें उगाने पर जब एक भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तब दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। स्थान बदलकर की जाने वाली यह कृषि स्थानांतरण कृषि कहलाती है। अब भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, मलेशिया में लदांग, ब्राजील में रोका और जायरा में मसोले के नाम से पुकारा जाता है। स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम है। भारत में पूर्वी राज्यों में झूम कृषि कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं, ब्राजील में रोका, जायरे में मसोले नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने में वनों का भारी विनाश होता है। धीरे धीरे इस कृषि पद्धति को लोग छोड़ते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आ जाइए गहन कृषि। छोटे छोटे भूमि के टुकड़े पर अधिक श्रम या पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत आती है, गहन कृषि कहलाती है। ठीक है, गहन कृषि क्या है कि गहन कृषि जहां पर कम भूमि और जनसंख्या अधिक होती है वहां पर गहन कृषि की जाती है। कृषि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कृषि कंपोस्ट खाद, जैविक खाद एवं रासायनिक खाद का खूब प्रयोग किया जाता है। अब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एवं जापान आदि देशों में गहन कृषि की जाती है। तीसरे नंबर पर विस्तृत कृषि। बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों द्वारा खेती करने, देखो गहन कृषि में तो परिश्रम, पूंजी सब कुछ लगाया जाता है, लेकिन विस्तृत कृषि के अंतर्गत मशीनों द्वारा कृषि की जाती है, खेती की जाती है। ठीक है, ये क्या है, विस्तृत कृषि का विस्तृत रूप है। ये कृषि उन भागों में प्रचलित है जहां जनसंख्या तो कम है, भूमि की उपलब्धता अधिक है। विस्तृत कृषि का मुख्य लक्ष्य व्यापार के लिए कृषि उत्पादन करना, मतलब ये क्या है, व्यापार करते हैं, कच्चा माल प्राप्त करते हैं, फसलें प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं, आयात निर्यात का कार्य भी करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रियरीज, यूरेशिया के स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया के डांस घास बहुत क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। देखो, दक्षिणी अमेरिका में प्रियरीज, यूरेशिया के स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया के डांस घास बहुत क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। चौथे नंबर पर मिश्रित कृषि आ जाइए। कृषि कार्य करने के साथ साथ पशुपालन भी हो रहा हो, पशुपालन का समायोजन, जहां क्या है, कृषि कार्य हो भी रहा हो और पशुपालन भी हो रहा हो, ये सब क्या आ जाता है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, मिश्रित कृषि में खाद्यान्न तथा नकदी फसलें उगाने के साथ चारे वाली फसलें भी उगाई जाती है जिससे कि पशुपालन के लिए चारा प्राप्त हो सके। ठीक है, यहाँ कृषि फार्मों पर पशु फार्म बनाकर उन्हें व्यापारिक स्तर पर पाला जाता है, व्यापार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि व्यवसाय डेयरी उद्योग भी इसमें विकसित, डेयरी उद्योग क्या होता है, पशुपालन का जो दूध प्राप्त होता है, डेयरी उद्योग विकसित होता है। कृषि फार्मों में लगी फैक्ट्रियों में दूध से मक्खन तथा पनीर भी बनाया जाता है। ठीक है, उन्हें बाजारों में बेचा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और रूस के विभिन्न भागों में मिश्रित कृषि का प्रचलन अधिक है। अब आ जाइए पांचवें नंबर पर बागाती कृषि। प्राय कंपनी बनाकर इसके लिए क्या कंपनी बनती है, एक प्रबंधन की देखरेख में पर्याप्त पूंजी और श्रम के माध्यम से क्या बाग लगाकर कृषि की जाती है, यह बागाती कृषि कहलाती है। इसे रोपण कृषि भी कहा जाता है। चाय, रबर, नारियल, कॉफी एवं गर्म मसाले इसी कृषि के अंतर्गत, बागाती कृषि के अंतर्गत आते हैं। ब्राजील, श्रीलंका, भारत और मलेशिया देशों में बागाती कृषि जो है प्रचलित है। ठीक है, तो इस तरह से बागाती खेती में उद्योग के लिए कच्चा माल उगाकर उनका विपणन करके, उनका परिवर्तित स्वरूप करके एक व्यावसायिक स्तर पर क्या है, कंपनी बहुत सारी चीजें बनाकर उसको निर्यात करती है और धन कमाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपनी के ऊपर है बागाती कृषि। अब आज छठे नंबर पर निर्वाह कृषि।
आजीविका अर्जित करने तथा अपने भरण पोषण की दृष्टि से जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसे खाद्यान्न, दालें, तिलहन, रेशे वाली फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। अनेक विकासशील देशों में आज भी निर्वाह कृषि मूलक कृषि का प्रचलन है, परंतु अब इसका स्थान जो है व्यापारिक कृषि ले लेती है। देखो, निर्वाह कृषि यानी अपने जीवन के लिए भोज्य पदार्थ जो होते हैं, अपने निर्वाह के लिए, ठीक है, आजीविका के लिए जो कृषि की जाती है, जिन फसलों की कृषि की जाती है, वो निर्वाह के अंतर्गत आती है। लेकिन क्या है, अब से पहले क्या है, भारत में ये निर्वाह कृषि का बहुत जोर था, लेकिन अब ये निर्वाह कृषि व्यापारिक कृषि में परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि लोग फसलें अगर उगा रहे हैं तो उसके ऊपर व्यापार भी कर रहे हैं। अब आ जाइए 7वें नंबर पर व्यापारिक कृषि। जिस कृषि का लक्ष्य कारखाने के लिए कच्चे माल उगाकर, मतलब कच्चे माल क्या है, फसलों के रूप में कच्चे माल उगाकर उन्हें बेचकर धन कमाया जाता है, यानी कच्चे माल के रूप में जो कृषि की जाती है, व्यापार किया जाता है बड़े स्तर पर, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे देखिए, गन्ना, कपास, जूट, चाय, रबड़, कच्चा रेशम, काजू, नारियल, गरम मसाले, सोयाबीन एवं फलों की कृषि को सम्मिलित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन सभी में व्यापारिक कृषि खूब प्रचलित है। 8वें नंबर पर ट्रक फार्मिंग। शाक सब्जियों, फलों का उत्पादन करके उन्हें बाजारों में विपणन करने हेतु ट्रकों द्वारा ढोया जाता है। इस प्रकार कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शाक सब्जियां, फल, दूध, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ है, तो जल्दी से इनको क्या है, बाजार में इनका निर्यात जल्दी से किया जाता है ताकि ये खराब होने से बच जाए। तो ट्रकों के द्वारा इनको ढोकर जहां जिस स्थान पर पहुंचाना होता है पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस कृषि में ट्रकों का अधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा गया है। विश्व के सभी महानगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में ट्रक फार्मिंग का विकास हो रहा है। भारत जैसे शाकाहारी नागरिकों वाले देश में ट्रक फार्मिंग का भविष्य उज्जवल है। अब आ जाइए 9वें नंबर पर फूलों की कृषि। खेतों में फूल देने वाले पौधे लगाकर फूल प्राप्त करके बाजार में बेचना फूलों की कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूरोप के अनेक देशों में फूलों की खेती बड़ी मात्रा पर की जाती है। ये फूल जो होते हैं सजावट करने, इत्र बनाने में प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कैसे फूल, गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी तथा केसर के फूलों की फसलें अधिक उगाई जाती है। भारत में कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। कन्नौज, जौनपुर, अजमेर, लखनऊ, दिल्ली आदि नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में फूलों की खेती की जाती है। भारत से अब भारी मात्रा में फूलों का निर्यात भी किया जा रहा है। 10वें नंबर पे आ जाइए डेयरी फार्मिंग। नगरीय एवं उपनगरीय क्षेत्रों में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति कराने के लिए पशुपालन का धंधा किया जा रहा है, उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। डेयरी फार्मिंग यानी दूध की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पशुपालन किए जा रहे हैं। ठीक है, कृषि में चारे वाली फसलें उगाकर ठीक उत्तम नस्ल की गाय पालकर दूध प्राप्त किया जाता है और ये एक लाभदायक व्यवसाय है। दूध के लिए जो भी मतलब फसलें उगाई जाती है और पशुपालन किया जाता है, उससे प्राप्त जो व्यापार किया जाता है वो आपका डेयरी फार्मिंग आता है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है। भारत में डेयरी फार्मिंग का विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ है। यहाँ ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राष्ट्र बना दिया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन फ्लड। अब आज ये भारत की प्रमुख फसलें, सभी फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले गेहूं। गेहूं भारत के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। यह रबी की फसल का मुख्य उत्पादन है। गेहूं को शीत ऋतु के प्रारंभ में बोकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट दिया जाता है। सर्दियों में बोया जाता है, गर्मियों में काटा जाता है। अब आज गेहूं की खेती के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? देखिए, गेहूं की खेती के लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान, स्वच्छ साफ कोहरा रहित मौसम, चटक धूप, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जहां वर्षा नहीं होती वहां पे सिंचाई के माध्यम से गेहूं उगाया जाता है। गेहूं की कृषि के लिए उपजाऊ भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि है। ठीक है, चावल आ जाइए। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, विश्व में दूसरा स्थान अगर देखा जाए, भारत क्या है, दूसरे नंबर पर है चावल उत्पादन में। ठीक है, विश्व में चावल की खेती चीन, इंडोनेशिया, जापान, बांग्लादेश, थाईलैंड,
मलेशिया आदि देशों में की जाती है। संसार में इन देशों में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है और भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है। ठीक है, चावल जो है उष्ण जलवायु की उपज है। इसकी खेती के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से 100 से 200 और वर्षा कितनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक की आपको वर्षा उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल में चिकनी मिट्टी और गेहूं में दोमट मिट्टी, और वर्षा क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए और 20 से 25 सेंटीग्रेड से तापमान में चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, इसके पौधे जल से भरे खेतों में लगाए जाते हैं। मतलब इसके जो पौधे होते हैं पानी होना चाहिए खेत के अंदर, वहां जल से भरे खेत में इसके पौधे लगाए जाते हैं चावल के। ठीक है, भारत में चावल के उत्पादन में देखिए पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में अधिक मात्रा में चावल की खेती की जाती है। तो इस तरह से कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में चावल की फसल 3 बार उगाई जा सकती है। अब आ जाइए तीसरे नंबर पर कपास। कपास को नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। नकदी फसल जो लाभ के लिए फसल की जाती व्यापार स्तर पर। ठीक है, तो कपास को नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। कपास उष्ण और नम जलवायु की उपज है। ठीक है, उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है इसकी फसल के लिए और तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड तक स्वच्छ होना चाहिए। चमकीला मौसम, 100 सेंटीमीटर वर्षा तक उपजाऊ काली मिट्टी, और मिट्टी कौन सी 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है, मिट्टी चाहिए काली मिट्टी के द्वारा इसकी कृषि की जाती है। अब देखिए संसार में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मिस्र, रूस, ब्राजील और चीन के विश्व के प्रमुख, ये सभी क्या है विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। भारत में कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में की जाती है। ठीक है, तो विश्व में भी बताया, भारत में भी बताया, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चौथे नंबर पर गन्ना। गन्ना भी एक नकदी फसल है। इसकी खेती के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जाड़ों में कोहरा रहित स्वच्छ मौसम आवश्यक जरूरी है। जलवायु कैसा जाड़ों में होना चाहिए, कोहरा रहित होना चाहिए, साफ मौसम होना चाहिए। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा ना होने पर इसकी फसल को बार बार सींचना पड़ता है। ठीक है, वर्षा ना होने पर सिंचाई के द्वारा इसकी फसल उगाई जाती है। मिट्टी कैसी चाहिए, दोमट मिट्टी, भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपजाऊ होनी चाहिए। संसार में जावा, मॉरिशस, क्यूबा, जमैक, ब्राजील आदि देशों में गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, और भारत में लेकिन गन्ना उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में गन्ने का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, विश्व, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में उगाया जाता है। तो गन्ने की खेती में भारत हमारा सबसे प्रथम स्थान पर आता है। भारत में गन्ने के रस से गुड़, खांड, राब, चीनी बनाई जाती है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है। जब गन्ने के लिए सबसे अग्रिम है तो चीनी सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित हो रही है, भारत में। अब आजिए 5वें नंबर पर चाय। चाय वर्तमान युग का एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। चाय एक प्रकार की झाड़ियों या पत्तियों से प्राप्त की जाती है। इसकी खेती बागायती ढंग से की जाती है। इसके लिए जलवायु चाय उष्ण एवं नम जलवायु की उपज है और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए। कोहरा और पाला रहित स्वच्छ मौसम, 150 से 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए आपको, वर्षा चाहिए। ढालू उपजाऊ पहाड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मानवीय श्रम आवश्यक है। विश्व में चाय की खेती चीन सबसे पहले है। बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया देशों में भी की जाती है और परंतु उत्तम कोटि की सुस्वाद चाय उगाने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो अच्छी स्वादिष्ट चाय पत्ती में जो सबसे आगे है चाय उगाने में भारत है। हमारा भारत यहाँ पर सबसे आगे है। भारत में देखिए भारत में असम सबसे आगे, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं तमिलनाडु राज्यों में इसकी खेती की जाती है। असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इस राज्य में भारत की चाय के उत्पादक का भारत के अंदर 50% चाय का जो उत्पादन होता है असम के अंतर्गत आता है। ठीक है,
इस तरह से भारत से चाय क्या होती है, निर्यात होती है विदेशों में। छठे नंबर पे आ जाइए जूट। जूट एक रेशेदार फसल है। इसके तंतु से टाट, बोरे, फर्श, सुतली, रस्सी, पर्दे के कपड़े बनाए जाते हैं। औद्योगिक महत्व को देखते हुए जूट के तंतु को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। औद्योगिक महत्व है, बहुत डिमांड है इसकी, इससे कई सारी वस्तुएं बनाई जाती है। अब जलवायु कैसी चाहिए जूट के लिए, उष्ण एवं नम जलवायु की उपज है जूट। जूट की खेती के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की स्वच्छ मौसम के साथ चमकीली धूप के साथ 250 सेंटीमीटर निरंतर वर्षा, डेल्टाई भूमि एवं श्रम की आवश्यकता होती है। भूमि कैसी होनी चाहिए, डेल्टाई, और श्रम इसमें अधिक चाहिए। विश्व में जूट की खेती जूट की खेती फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर आदि देशों में की जाती है। परंतु इसमें भी हमारा भारत, पूरे विश्व में हमारा भारत जूट की खेती में सबसे आगे है। भारत में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ठीक है, इस तरह से भारत जूट से बना सामान बाहर विदेशों में निर्यात भी करता है। 7वें नंबर पे आ जाइए कहवा। कहवा क्या है, एक पेय फसल है। ठीक है, कहवा एक वृक्ष के फल के बीजों को भूनकर तथा पीसकर प्राप्त किया जाता है। भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल कहवा दक्षिणी राज्य जो है हमारे भारत के, वहां पर कहवा की खेती अधिक होती है। और सबसे आगे जो है भारत में कहवा की खेती में कर्नाटक सबसे आगे है। ठीक है, 8वें नंबर पर आ जाइए रबड़। रबड़ एक वृक्ष के दूध से बनाई जाती है। रबड़ कैसे बनाई जाती है, एक वृक्ष से दूध तरल पदार्थ निकलता है, उससे क्या है आपकी रबड़ बनाई जाती है। रबड़ उष्ण एवं नम जलवायु की उपज है। उष्ण और नम जलवायु चाहिए, ऊंचा तापमान, और जलवायु कैसी चाहिए, नम। इसकी कृषि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 250 सेंटीमीटर वर्षा। देखिए इसकी खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और वर्षा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। विश्व में मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, कांगो आदि प्रदेश रबड़ उगाते हैं। ठीक है, भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी खेती की जाती है। और केरल सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य, हमारे भारत में रबड़ उत्पादक राज्य क्या है, केरल है। अब 9वें नंबर पे आ जाइए ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा मोटे खाद्यान्न कहलाते हैं। भारत में इनकी खेती गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में की जाती है। 10वें नंबर पे आइए अन्य कृषि उपजे। भारतीय कृषि की अन्य उपजे दलहन है, जैसे उड़द, मूंग, सोयाबीन, मटर, चना तथा अरहर। ये सभी क्या आ जाती है, अन्य कृषि उपजे आ जाती है। तो इसके अंतर्गत दलहन आते, दालें जितनी भी आती है, सब प्रकार की दालें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, देश के सभी भागों में अन्य इस प्रकार की खेती की जाती है। जिन पदार्थों से तेल प्राप्त होता है उन्हें तिलहन कहते हैं, और जिन कृषि से दालें उगाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं। और तेल देखिए, सरसों से तिल, मूंगफली, नारियल, सोयाबीन, अलसी, रेंडी, सूरजमुखी, तिलहन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत में तिलहन अधिक उगाए जाते हैं, उत्तर भारत में। ठीक है, तंबाकू नशीला पदार्थ है, इसका प्रयोग खाने, बीड़ी, सिगरेट में पीने के लिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में तंबाकू उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। बाकी गरम मसाले केरल और कर्नाटक राज्य में उगाए जाते हैं। ये सभी अन्य फसल के अंतर्गत आ रहे हैं, जैसे कि दलहन, तिलहन, तंबाकू, मसाले। ठीक है, तो मसाले जो होते हैं केरल और कर्नाटक राज्यों में उगाए जाते हैं। बाकी भारत में आम, सेब, केला, संतरे, नाशपाती तथा नारियल आदि फल भी उगाए जाते हैं। भारत में कश्मीर सेब के लिए और नागपुर संतरों के लिए, मीठे संतरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब आइए भारत में कृषि का विकास। भारत में कृषि का विकास कैसे हुआ? भारत का प्रमुख व्यवसाय शुरू से ही कृषि रहा है, क्योंकि देश की लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में अधिकांश कृषक, काश्तकार और भूमिहीन श्रमिक थे। अतः भारत सरकार ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। सरकार ने भूमि सुधार को प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत सरकार ने बड़े भूस्वामी से भूमि ले ली और भूमिहीन श्रमिकों के बीच वितरित कर दिया। देश में कृषि आधुनिक तरीकों से विकसित किया गया। सरकार ने सिंचाई, बिजली और यातायात जैसी अवसंरचना की
और अधिक सुविधा प्रदान की। कृषि के उपकरण जैसे ट्रैक्टर, अनाज निकालने की मशीनें, फसल काटने की मशीनें, बीजों की उन्नत किस्म के उर्वरक, कीटनाशक, बिजली को उसके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो तभी तो जो आपका राष्ट्रीय बजट है उसमें खेती, कृषि, किसान के लिए अलग से बजट बनाया जाता है उनकी सुख सुविधाओं को देने के लिए। क्योंकि देखो, अन्नदाता है किसान, क्या है, अन्नदाता है। अगर खेती नहीं होगी तो हमें अन्न कहाँ से प्राप्त होगा? तो सरकार इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देती है। उन्नत बीजों, उर्वरकों और सिंचाई की सुविधा के कारण हुए उत्पादन की इस वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति आई, जिसके अंतर्गत जो कृषि संबंध जितनी भी समस्याएं थी वो हल की गई है। अब आज कृषि में क्षेत्रीय अध्ययन। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि एवं जोतों के आकार को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, जोतों के आकार, सभी सुख सुविधाएं जो आ जाती हैं, ये कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। कृषि के प्रकार एवं विधियों के रूप किसी एक क्षेत्र के अध्ययन को कृषि में केस स्टडी की संज्ञा दी जाती है। तो कृषि के प्रकार और विधियों के रूप से किसी एक क्षेत्र के अध्ययन को केस स्टडी कहा जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विशाल कृषि फार्मों में प्रेयरी प्रदेश में मशीनों से विस्तृत कृषि की जाती है, जबकि भारत में सघन कृषि प्रचलन है। भारतीय कृषक प्राचीन कृषि यंत्रों से कृषि करते हैं। तो इस तरह से भारत में के प्राचीन यंत्रों, पुरानी तरीके से कृषि की जाती है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। तभी तो वहां पे उत्पादन फसल की भी अच्छी, कम श्रम लग रहा है और फसल बहुत तेजी से उगाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कृषि उन्नत विधियों प्रयोग में लाने से अधिक उत्पादन हो रहा है, जबकि भारत में पारंपरिक तकनीकी से हो रहा है। ये सारी केस स्टडी के अंतर्गत सारी जानकारी ली गई है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कृषकों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जबकि भारत के कृषि व्यक्तियों की आय कम है, क्योंकि श्रम भी ज्यादा ले रहे हैं और आय भी कम है, जबकि वहां पर मशीनों का प्रयोग हो रहा है और प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है। रोजगार वहां पर लोगों को अधिक से अधिक मिलते हैं और लाभ भी अधिक मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कृषि की जाती है, जो वहां के किसानों और कृषकों के लिए उनका जीवन सुखमय और संपन्न हो गया है। भारतीय कृषक निर्धन, अशिक्षित है, इस तरह से उनकी अज्ञानता, निर्धनता कृषि विकास में बाधक बनी है। अनेक किसान भूमिहीन हैं, जो कृषक श्रमिक के रूप में काम करके अपना गुजारा करते हैं। भारतीय कृषकों को आधुनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा सिंचाई की सुविधाएं नितान अभाव, इन सभी का अभाव है। भारतीय कृषि आज भी मानसून का जुआ बनी हुई है। मानसून यानी कि देखिए, बाहर क्या है, विदेशों में यदि बारिश नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही, तो वो क्या है, कृत्रिम रूप से सिंचाई कर रहे हैं। बहुत सारी तरीके ऐसे अपनाए हुए हैं कि बारिश ना होने पर भी वहां पर फसलें उगाई जाती हैं। परंतु हमारे देश में कृषि मानसूनी का जुआ है, यानी कि वर्षा में क्या होती है, आपकी कृषि होती है, वर्षा नहीं होती तो फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस तरह से मानसूनी का जुआ बनी है। इन सब कारणों से भारतीय कृषि कम उत्पादक के लक्षणों से ग्रसित है। भारत सरकार ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने तथा उसकी दशा दिशा में क्या सुधार लाने के लिए हरित क्रांति कार्यक्रम लागू किया, जिसने कृषि व्यवसाय के स्वर्णिम भविष्य के द्वार खोल दिए हैं। इसके अलावा सहकारी समितियां, कृषि विश्वविद्यालय, सैटेलाइट कृषि फार्म, कृषि पैकेज कार्यक्रम ने भारत में कृषि के विकास के लिए नए द्वार खोल दिए। तो सुधार किए जा रहे हैं कि हम भी बाहर विदेशों की तरह फसल व कृषि अच्छे से, कुशल तरीके से कर सके। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। शब्दावली देखिए, कृषि भूमि को जोतकर बोकर फसलें उगाई जाने वाली कला कहलाती है। यंत्रीकरण, कृषि कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, तो यंत्रीकरण होता है। उर्वरा शक्ति, भूमि के पौधे उगाने की शक्ति। झूम कृषि देखिए, वृक्षों को काटने या जलाने के बाद प्राप्त भूमि पर कृषि करना तथा कुछ समय बाद उसे छोड़कर अन्य स्थान पर खेती करना झूम कृषि कहलाता है। ठीक है, झूमिंग कृषि कहलाता है। लदांग मलेशिया में झूमिंग कृषि का नाम है। रोका ब्राजील में झूमिंग कृषि का नाम है। मसोले जायरा में झूमिंग कृषि का नाम है। तो झूमिंग कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लदांग जो होता है मलेशिया में कहते हैं, रोका ब्राजील में, मसोले जायरे में। ठीक है,
गहन कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पर अधिक श्रम तथा पूंजी लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना। विस्तृत कृषि बड़े 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 कृषि फार्मों पर मशीनों से व्यापार करना। गेहूं की डलिया किसे कहते हैं? अधिक गेहूं उगाने वाले प्रेरी प्रदेश गेहूं की डलिया कहलाते हैं। मिश्रित कृषि फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करना। ठीक है, पाठ समाप्त हुआ। सारांश आप देख लीजिए बच्चों, पढ़ लीजिएगा, मैंने पाठ समाप्त कर दिया है। और इस तरह से सारांश को देखते हुए आप समझ जाओगे कि आपने बहुत अच्छे विस्तृत तौर से इस पाठ में अच्छे से समझ लिया। ठीक, अब आजिए अभ्यासकारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, जूट का अग्रणी उत्पादक देश है भारत। चाय का मूल स्थान जो है चीन है। ठीक, ग देखिए, कृषि आज भी 50% जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है। मृदा डैश का आधार होती है। किसका? कृषि का आधार होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। का देखिए, प्राचीन सभ्यता का जन्म नदी घाटी में हुआ। अगला, खा देखिए, डैश का कृषि उपजों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु का। पर्वतीय डैश भूमि में चाय के बागान लगाए जाते हैं। ढालू भूमि पर। ठीक है, अगला देखिए, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। अगला, गन्ना एक नकदी फसल है। चलिए, तीसरा, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में चाय चावल की खेती की जाती है। सही। अगला देखिए, कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। सही। भारत में उत्तम कोटि का गेहूं पाया जाता है। भारत में उत्तम कोटि का गेहूं पाया जाता है। सही। वर्षा के अभाव में चावल की खेती को कोई नुकसान नहीं होता। गलत। अगला, औद्योगिक महत्व को देखते हुए जूट के तंतु को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। सही। विषय निष्ठ प्रश्न चौथा और पांचवा संक्षेप विस्तार में इन प्रश्नों के उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।